Everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. I'm Ashi Vashna, and today we are going to discuss one of the major application of plant transformation, which is development of insect-resistant plants, in which we'll understand the mechanism of producing insect-resistant plants by using cryogenes and what is the mode of action of cryoproteins. So let's go. Before moving ahead, like, subscribe, and share this YouTube channel for more such videos. Transgenic plants and their applications. What are the methods we use to genetically manipulate the plants and to produce the transgenic plants, and what is the ultimate goal of producing transgenic plants? So, if we talk about the ultimate goal, so ultimate goal is to improve crops with the desired traits. In plant biotechnology, the major objective is to develop plants that are resistant to biotic and abiotic stress. So let's first discuss about what is the biotic stress. So the biotic stress is the damage to the plants caused by the living organisms. These are the examples of biotic stress, like insects, viruses, fungi, bacteria, wounds. These factors comes under the biotic stress. And what is abiotic stress? The damage to plants caused by non-living organisms, like herbicides, temperature, whether it is high or low, drought, like पानी की कमी होना, salinity, मतलब salt concentration ज़्यादा होना, ozone, intense light, floods, heavy metals, these all comes under the abiotic stress. Along with the biotic and abiotic stress resistant plants formation, we'll discuss about some other major applications, like improvement of crop yield and quality. Golden rice is one of the example of the improved quality of a crop, and extended shelf life of fruits, delayed fruit ripening. इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लेवर सेवर टमाटो. जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर प्रिवेंटिंग डिस्कलरेशन. क्या होता है कि फ्लावर का कलर फेड हो जाता है या फिर कलर इतना अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, सो दैट फ्लावर का कलर अच्छा होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड पॉलिनेशन अच्छे से हो पाएगा. उसके साथ साथ हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन पैलेटेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, इनका प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं. पैलेटेबिलिटी मतलब हम टेस्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर रहे हैं. उसके अलावा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं एज बायोरिएक्टर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो गए. सो दीज आर द मेजर थिंग्स विच वी विल डिस्कस इन द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. फर्स्ट मेजर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट. 15% जो क्रॉप की यील्ड में डिक्रीजमेंट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो इंसेक्ट की वजह से हो रहा है. तो बेसिकली पहले इनिशियली जो किया गया था वो क्या, कि इंसेक्टिसाइड्स को डेवलप कराया गया था, बट उनकी कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, दे कैन बी हार्मफुल फॉर नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, जैसे कि ह्यूमंस के लिए स्पेशली, और उसके साथ साथ वो हमारे सॉइल के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं वो. और उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि वो हमारे प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स में एक्यूमुलेट हो जाएं और प्लांट्स के लिए भी वनरेबल, कुछ पार्ट्स के लिए, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के लिए भी वनरेबल हो सकते हैं वो. ठीक है, तो मेजर ऑर्डर्स जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है हमारा लिपिडेप्टोरा, कॉलियोप्टोरा, ऑर्थोप्टोरा, होमोप्टेरा एंड डिप्टेरेंस. सबसे पहले क्या देखा गया, फिर इस चीज को ऑल्टरनेटिव मेथड इसके लिए डिजाइन किया गया कि हमें पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करने हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऐसे टॉक्सिन्स को डिस्कवर किया गया जो कि पेस्टिसाइड मतलब इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी शो कर रहे थे. ओके, और पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस कर रहे थे. जैसे कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर टॉक्सिन देखा गया वो था हमारा बैसिलस thuringiensis, जिसमें हमारा बीटी टॉक्सिन्स को डिस्कवर किया गया. बीटी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बैसिलस thuringiensis. ओके, इन टॉक्सिन्स को हम इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन या फिर आईसीपी भी कहते हैं, या फिर क्रिस्टल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, या क्राई प्रोटीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. अब ये जो हमारे बैसिलस thuringiensis जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरियम है. ये जो आईसीपीज हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे डेल्टा एंडोटॉक्सिन क्लास से बिलोंग करते हैं. जैसे कि हम बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हैं एंडोटॉक्सिन की, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से एक है डेल्टा, और आईसीपीज जो है डेल्टा एंडोटॉक्सिन फैमिली से बिलोंग करते हैं. अब कई सारी वेराइटीज जो है डेवलप कराई गई है बीटी टॉक्सिन्स की, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर टाइप के जो भी हमने ये ऑर्डर्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइप के बीटी टॉक्सिन्स इफेक्टिव होते हैं. जो मेजर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है वो 70 किलो डेल्टन से 130 किलो डेल्टन के बीच में देखा जाता है, एक्टिव जो हमारा पीटी टॉक्सिन होता है उसका वेट. अब फर्स्ट पॉइंट टू बी नोट डाउन इस की जो इंडिया की फर्स्ट जीएम क्रॉप थी या फर्स्ट जीएम प्लांट जो था टू बी कमर्शलाइज वाज बीटी कॉटन, जिसके अंदर हमने दो जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया था. फर्स्ट था हमारा क्राई 2 एबी जीन्स एंड क्राई 1 एसी. तो एसी एबी ये सब क्या है, हमारे सब डिविजन है क्राई जीन्स के. ठीक है, तो इन जीन्स को हमने इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्या किया था, जो प्रमोटर यूज किया था इन जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए वो था हमारा सीएमवी, जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस 35S, एंड एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए का प्रमोटर यूज किया गया था.
अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्रायोप्रोटीन्स क्या है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो हमारा ये क्रायोप्रोटीन है, ये क्रायोप्रोटीन जो है हमारा क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनिशियली जब ये प्रोड्यूस होता है हमारा क्रायोप्रोटीन, वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही इसको एल्काली एनवायरनमेंट मिलता है, एल्काली मतलब बेसिक पीएच वाला जब एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये जो है हमारा प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 250 किलो डेल्टन का होता है प्रोटॉक्सिन हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें कुछ और रिडक्शंस होते हैं, मतलब हमारे डाइसल्फाइड लिंकेजेस का ब्रेकडाउन होता है तो ये किसमें 130 किलो डेल्टन का इसका वेट हो जाता है। फिर उसके बाद में कुछ प्रोटीएजेस इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा नॉन इसेंशियल पार्ट था इस प्रोटीन का, वो रिमूव हो जाता है। सिर्फ हमारा जो टॉक्सिन, जो हमारा प्रोटॉक्सिन है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी 68 किलो डेल्टन का है, 68 टू 58 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने ये जो जीन्स डिस्कवर किए, इनको हमने हमारे प्लांट्स के अंदर, जो भी हमारे ऐसे क्रॉप्स थे जिनको बहुत ज्यादा इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत थी, मतलब जो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के लिए ससेप्टेबल थे, ऐसे क्रॉप्स में, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो मेज हो, चाहे वो पटैटो हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हमने बीटी जीन से इनकॉर्पोरेट कराया। ठीक है, अब वो जीन जब जीन एक्सप्रेस करेंगे, उनसे प्रोटीन्स बनेंगे, जो भी हमारा क्रिस्टल प्रोटीन बनेगा। अब जब भी इंसेक्ट आके ऐसे प्लांट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, ये रहा हमारा इंसेक्ट, ये हमारा इंसेक्ट है। तो जब भी इंसेक्ट इन प्लांट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, इंजेक्शन करेगा, तो इंजेक्शन होने के बाद क्या होगा, जो हमारे इस जो हमारा ये स्पीशीज है, जो भी ये इंसेक्ट है, इसके जो गट का पीएच होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, इस एल्कलाइन पीएच की वजह से ये जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म था, ये यहाँ पे जूम जूम आउट करके ये दिखाया गया है, जो ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस प्रोटॉक्सिन का एक्टिवेशन कराया जाएगा बाय सर्टेन प्रोटीएजेस। ये कुछ प्रोटीएजेस हैं जो कि इसकी हाइड्रोलिसिस करा के इसको एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देंगे। ये यहाँ पे प्रोटॉक्सिन से एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो हैं, यहाँ पे गट के जो सेल्स हैं, एपिथेलियम सेल्स, वहां पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर्स से बाइंड कर जाएगा। ये जो हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वहां पे क्या करेगा, पोर फॉर्मेशन करा देगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और हमारे जो भी मतलब मेम्ब्रेन है वो ससेप्टेबल, परमेबल हो जाएगी। ठीक है, परमेबल हो जाएगी, मतलब जिसकी वजह से कोई भी आयंस बाहर आ सकता है या अंदर जा सकता है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेल, जो हमारी इंसेक्ट की सेल है, एपिथेलियम सेल है, एटीपी क्योंकि बाहर मतलब एटीपी लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारा कोई भी काम नहीं कर पाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये बेसिक मैकेनिज्म है। तो हमने बेसिकली किया क्या है, जो भी हमारे ये जीन्स थे, इनको हमने प्लांट में इनकॉर्पोरेट करा दिया है, जिससे कि जब भी हमारा इंसेक्ट इनको कंज्यूम करने की कोशिश करे, वो इंसेक्ट क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, इसी चीज को मैंने स्टेप्स में भी लिखा हुआ है कि पहले क्या करा, इंजेक्शन किया, इंजेक्शन ऑफ पैरास्पोरल क्रिस्टल, जो कि हमारे प्लांट में इनकॉर्पोरेटेड है। फिर उसके बाद में उसका एल्कलाइन पीएच में क्या होगा, क्योंकि इंसेक्ट की जो गट की पीएच है वो एल्कलाइन है, अराउंड 7.5 टू 8.5। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमारी प्रोटॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर प्रोटॉक्सिन को हमारी प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स उसकी क्लीवेज कराएंगे। क्लीवेज करा के जो हमारी प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका वेट अराउंड 68 टू 58 किलो डेल्टन होगा। अब ये जो हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है, ये किसमें इंसर्ट हो जाता है, हमारे मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है, जो हम रिसेप्टर्स का जो हमने देखा था कि रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जो हमारा एक्टिवेट फॉर्म ऑफ टॉक्सिन है, एपिथेलियल सेल के पास जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनसे बाइंड कर जाएगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, आयन चैनल्स का ओपनिंग होगा और एक्सेसिव लॉस ऑफ सेलुलर एटीपी, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है इंसेक्ट की सेल का, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इंसेक्ट फीडिंग करना बंद कर देगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये बीटी टॉक्सिन्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस के या एनिमल्स के जो हमारे गट का पीएच होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नहीं होता है, वो एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, और जो ये हमारे बीटी टॉक्सिन्स हैं वो सिर्फ एल्कलाइन पीएच के अंदर ही एक्टिवेट होते हैं। तो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल नहीं है। उसके बाद अब जो हमने डिस्कस किया था, कॉटन हमारी सबसे पहले बनी थी, तो उसका ट्रेड नेम था हमारा बॉलगार्ड, और जो प्रोटीन जिस इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉटन के अंदर, वो था क्राई 1AC, और एक और हमने डिस्कस किया था क्राई 3AC, आई गेस। ठीक है, तो ये कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन के बारे में सारी चीजें देख लेना, किसके लिए रेजिस्टेंस थी, कॉटन वोलवॉर्म और टबैको बडवॉर्म के लिए। इसके अलावा कुछ और हमारे मेजर प्लांट्स हैं जो कि डिजाइन किए गए थे बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्पेसिफिक बीटी प्रोटीन्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, जैसे कि क्राइवन वाले जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे लैपिडोप्टेरन और डिप्टेरन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, क्राई 4 जो है डिप्टेरा के लिए, और क्राई 3 जो है हमारा कोलियोप्टेरा के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस क्या हो गए ओवर इंसेक्टिसाइड्स के ओवर, मतलब क्या एडवांटेज हो गया हमारे बीटी क्राई जीन को, मतलब बीटी जीन को यूज करने का, वो ये हो गया
कि ये एक्यूमुलेट नहीं हो रहे, दे आर डिग्रेडेबल एज वेल, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं हो रहा है। उसके बाद में इनका क्या एडवांटेज हो गया कि ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं है, प्लस दे आर मेनी अदर एडवांटेजेस। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हुए, जैसे कि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम है और लो परसिस्टेंस है, और कई बार ये इफेक्टिवली पेनिट्रेट भी नहीं होते हैं इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आई। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स जो मेजर प्रॉब्लम आई, द प्रॉब्लम ऑफ द इंसेक्ट रेजिस्टेंट टू बीटी क्रॉप इज कि डेवलपमेंट ऑफ बीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे मतलब कुछ इंसेक्ट्स ने क्या करा, थोड़े टाइम बाद रेजिस्टेंट हो गए इस बीटी जीन के लिए। मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हमने प्लांट में बीटी जीन डाल रखा है, वो मतलब ज्यादा हो सकता है कि कई बार लेस इफेक्टिव हो, लेकिन उनकी डेथ नहीं हो रही थी, मतलब उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा लिया था, तो इस क्राई जीन का या क्राई प्रोटीन का कोई असर नहीं हो रहा था उनके ऊपर। ये एक मेजर प्रॉब्लम हुई जिसको भी ओवरकम किया गया बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोर देन वन जीन, मतलब सिर्फ एक जीन को ना इंट्रोड्यूस करा के इनकॉर्पोरेट करा के इसके अलावा दो जीन को भी इनकॉर्पोरेट कराया गया। तो मतलब मेजर अप्रोचेस यूज करी गई फॉर इंड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द पेस्ट। ओके, अब इसके अलावा भी कुछ एक और मेजर प्रॉब्लम हुई थी कि क्राई जीन जो है, मतलब जो हमारा बीटी जीन था या बीटी टॉक्सिन्स थे, ये मोनाक बटरफ्लाई जो है हमारी यूएस में प्रेजेंट है, ये मोनाक बटरफ्लाई इसको हार्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मोनाक बटरफ्लाई का क्या हो रहा था, एक्सटिंक्ट हो रही थी। तो एक ये मेजर कंसर्न अराइज हुआ, हालांकि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला था, बट ये एक मेजर कंसर्न अराइव हुआ था, और जिसकी वजह से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से बीटी ड्राइव जो हमारे क्रॉप्स थे वो काफी मेजर डिस्कशन का पार्ट रहे थे। अब आते हैं हम कुछ और कुछ इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी थे, जैसे कि हमारा जो बीटी जीन था वो हमारे किससे आइसोलेट किया गया था, बैसिलस thuringiensis से। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी थे जो कि आइसोलेट किए गए थे फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वर इफेक्टिव टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट्स। जैसे कि फर्स्ट था हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज जो है हमारा किससे आइसोलेट किया गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस से आइसोलेट किया गया, विच इज टॉक्सिक टू बॉल बीविल। तो इस जीन को इनकॉर्पोरेट करके भी हमारा टबैको प्लांट डिजाइन किया गया। फिर उसके बाद में आईपीटी जीन जो है, आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज जीन, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन से आइसोलेट किया गया। और इस जीन का रोल क्या था कि साइटोकाइनिन सिंथेसिस होती है, इसकी वजह से साइटोकाइनिन सिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, लीफ कंजम्पशन करना कम कर दिया। ये जो टबैको हॉर्नवॉर्म जो हमारा पैथोजन था या इंसेक्ट था, इसने लीफ कंज्यूम करना कम कर दिया बिकॉज ऑफ द इन्हांसमेंट ऑफ द साइटोकाइनिन प्रोडक्शन। ओके, तो इसके अलावा साइटोकाइनिन की वजह से क्या हुआ, पीच पोटैटो एफिड, इनका भी ये इन्होंने भी कंज्यूम करना कम कर दिया, मतलब ये भी इनकी भी डेथ होने लगी। तो इस टाइप के प्लांट्स हमने डिजाइन करे आईपीटी जीन को इनकॉर्पोरेट करके, वो है टबैको, टमाटो, इसके अलावा कुछ और स्पीशीज भी होंगी। फिर हमने रेजिस्टेंस जीन्स जो लिए एनिमल से भी आइसोलेट करे, जिसमें से हमारा प्रोटीनेज इनिबिटर जीन्स है जो कि मैमल से आइसोलेट किया गया टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। फिर हमारा बोवाइन पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन इनिबिटर बीपीटी1 जिसको कहा जाता है, और अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंटीट्रिप्सिन जीन्स, ये जीन्स भी कुछ हमारे एनिमल से आइसोलेट किए गए टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट्स। अब आते हैं हम कुछ नॉन बीटी इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे हायर प्लांट से आइसोलेट किए गए थे। ठीक है, तो हायर प्लांट्स में ऐसे जीन्स देखे गए जो कि इटसेल्फ इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी शो करते थे, जिसमें से फर्स्ट वन है हमारा प्रोटीनेज या फिर प्रोटीएज इनिबिटर, जो कि इनिबिट करता था द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीनेज एंजाइम्स। प्रोटीन काम कैसे करता था, इसका भी सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म था जैसे कि बीटी का था। ये क्या करता था, अगर हमने इस जीन को इनकॉर्पोरेट करा दिया प्लांट के अंदर, तो क्या हो रहा था, प्लांट जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा था, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में, मतलब इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में इंटरफेयर कर रहा था ये प्रोटीन, जो प्रोटीनेज इनिबिटर है, मतलब प्रोटीएज की एक्टिविटी नहीं होने दे रहा था, प्रोटीनेज की एक्टिविटी नहीं होने दे रहा था, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, मतलब न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन हो रहा था इंसेक्ट के अंदर, और इंसेक्ट अल्टीमेटली मर जा रहा था। फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया काउपी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन, जो कि प्रोटीनेज इनिबिटर्स में आता है, जिसको हम सीपीटीआई भी कहते हैं शॉर्ट में, जो कि काउपी प्लांट से आइसोलेट किया गया था, जो कि प्लांट अफ्रीका में पाया जाता है। अब ये जो प्लांट है इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी थी, क्योंकि ये जो काउपी ट्रिप्सिन इनिबिटर जीन था, ये ऐसा प्रोटीन बनाया था जो कि ट्रिप्सिन को इनिबिट करता था। अब ट्रिप्सिन हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कराता है। अब ये जीन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। ठीक है, अब इन जो हमारे ये सीपीटीआई था, इसका मैमिलियन ट्रिप्सिन पे कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, तो इट वाज हेल्पफुल। इसके अलावा कुछ और जीन्स हैं, जैसे कि अल्फा माइलेज इनिबिटर जीन, जो कि हायर प्लांट से आइसोलेट किया गया। ये जो है इंसेक्ट लार्वे जो है एक एंजाइम गट एंजाइम सी एमाइलेज को प्रोड्यूस कराती है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो अब जो हमारा अल्फा माइलेज इनिबिटर जीन होगा, वो अमाइलेज की एक्टिविटी को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। ठीक है, अल्फा माइलेज इनिबिटर जो है इट इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ अल्फा माइलेज।
ठीक है। तो अल्फा माइलेज इनहिबिटर जीन का ये इसका जीन है, ये आइसोलेट किया गया था बीन से और इसको हमने टबैको में एक्सप्रेस कराया विच प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलियोपेरा। लैक्टेंस क्या होते हैं? ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट बाय एक्टिंग एज टॉक्सिन्स। ठीक है। तो लैक्टिन जीन जो है इसका जीएनए है जो कि स्नोड्रॉप से आइसोलेट किया गया था और इसको भी ट्रांसफर करा गया पोटैटो और टमाटो में। तो ये यहाँ पे लिस्ट है जिसमें से प्रोटीज इनहिबिटर्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CPT1 काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पता होना चाहिए कि CPT1 किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर रहा है, और C2 किसके अगेंस्ट प्रोवाइड कर रहा है ये पता होना चाहिए, और ये किस इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अल्फा माइलेज इनहिबिटर के बारे में पता होना चाहिए, लैक्टेंस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस थ्रू कॉपी नेचर स्ट्रेटेजी। अब हम जो भी बीटी जीन्स यूज कर रहे हैं और इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी जिसको ओवरकम करने के लिए हमने फिर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जो कि हमारी कॉपी नेचर स्ट्रेटेजी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलेटिवली सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच यूज करना टू प्रोवाइड द इंसेक्ट रेजिस्टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीड्स, मतलब हम ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करें, जैसे कि हमने हायर प्लांट से कुछ जीन्स को आइसोलेट कराया था, तो हम ऐसे हायर प्लांट्स को या फिर ऐसे प्लांट्स को डिस्कवर करें या आइडेंटिफाई करें जो कि नेचुरली इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट इज कि आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फिर हम उन प्रोटीन्स को जो हमारे नेचुरली ही प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे प्रोटीन्स को हम आइसोलेट करें, प्यूरिफाई करें और उनकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें। फिर उसके बाद में हम बाय यूजिंग बायोएसे ऑफ isolated proteins, the activity of the protein against the target insect is determined by performing a bioassay in the laboratory। फिर हम ऐसे जीन को ट्रांसफर करें, उसकी टॉक्सिसिटी के रिलेटेड हम टेस्टिंग करें, फिर उसके बाद में जीन्स को ट्रांसफर करें और हम ट्रांसजेनिक प्लांट को सेलेक्ट करके उनको इवेल्युएशन करें कि वो सेफ है एनवायरमेंट के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए या नहीं। तो ये इसको कहा जाता है कॉपी नेचर स्ट्रेटेजी।